आज रविवार दिनांक 22 नवंबर 2020। मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को और मैत्री इंडिया चैनल के माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन सारे ही लोगों को साधुवाद, विनम्र अभिवादन, मंगल कामना एवं सप्रेम जय भीम। भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यानमाला के 5वें व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है स्वतंत्र मतदार संघ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाम संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित सीटें, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर्सेस जॉइंट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्व सीट्स। इसको हम आम्बेडकर बनाम गांधी ऐसा भी नाम दे सकते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने गोलमेज परिषद के बारे में चर्चा की और अंत में हमने कहा था कि अल्पसंख्यकों के मताधिकार के संबंध में या अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार के संबंध में किसी प्रकार की सहमति नहीं होने की वजह से वहाँ उपस्थित सारे ही प्रतिनिधियों ने गोलमेज परिषद के अध्यक्ष और माननीय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड से अनुरोध किया था कि आप इस पर निर्णय दीजिए। मैकडोनाल्ड ने शर्त रखी थी कि भाई आप सारे लिखित निवेदन देते हो तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। इसके चलते गांधी जी सहित सारे भारतीय प्रतिनिधियों ने लिखित निर्णय दिया और सारे ही लोग फिर प्रधानमंत्री के निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। और कम्युनल अवार्ड से पददलित वर्गों को पृथक मतदार संघ मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले। गांधी जी ने उपोषण किया, बाद में पृथक मतदार संघ छोड़ देने पड़े बाबा साहब को गांधी जी के साथ करार कर जिसे पुणे करार कहा जाता है, और छोड़ देने पड़े और उसके जगह पर संयुक्त मतदार संघ, जॉइंट इलेक्टोरेट्स और रिजर्व सीट्स है। इस संघर्ष के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। परिषद में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंधी कोई भी निर्णय नहीं हो सका, इसलिए निर्णय का अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया। प्रधानमंत्री ने अपने मर्जी से निर्णय नहीं लिया। निर्णय लेने के लिए सुविधा हो इसलिए उन्होंने एक समिति बनाई थी जिसे इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी कहा जाता है। इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, भारतीय मताधिकार समिति कहा जाता है। यह मताधिकार समिति को निर्देश था कि ये जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है इसके संबंध में आप लोगों को निर्णय करना है। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लोथियन के अध्यक्ष। और बड़े हर्ष की बात है, बड़े अभिमान की बात है, गर्व की बात है कि माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस समिति के एक सदस्य थे। इस समिति को जो निर्देश दिए हैं, उस निर्देश के संबंध में प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उस निर्देश के संबंध में इस प्रकार से कहा गया है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री ने नए संविधान में मताधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति द्वारा जांच पड़ताल की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने स्वयं के निर्णयाधिकार का उपयोग कर निर्णय नहीं लिया, जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा
जांच पड़ताल करने की सलाह दी। तदनुसार दिसंबर 1931 में लॉर्ड लोथियन के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई। इसका उद्देश्य था मताधिकार की व्यवस्था के लिए सुझाव देना, रिकमेंडेशंस देना। इस विषय में प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा वह इस प्रकार था। विधायकों में जिन्हें उत्तरदायित्व दिया जाने वाला है, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अर्थात यह निश्चित किया गया था कि औपनिवेशिक भारत में विधानमंडल होंगे। विधानमंडल अर्थात विधायिका होगी। उस विधायिका में भारत के जनता के प्रतिनिधि होंगे और यह प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। इसीलिए जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिनिधियों को किसका प्रतिनिधित्व करना है? जनता का प्रतिनिधित्व करना है। और किसी समाज के किसी भी महत्वपूर्ण वर्ग के लिए अपनी आवश्यकताओं और विचारों को व्यक्त करने के साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि कोई भी समुदाय प्रतिनिधित्व के बिना अछूता नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक समुदाय को प्रतिनिधित्व हो और अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से विधायिका में अपने विचार, अपने मत, अपने हितों को व्यक्त करने का अवसर प्रत्येक को मिलना चाहिए। इस प्रकार समिति के अध्यक्ष को और समिति को निर्देश दिए गए। पददलित वर्गों के बारे में स्पेशल निर्देश थे। पददलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की समुचित व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। यह बाबा साहब की कूटनीति का, बाबा साहब अम्बेडकर के गोलमेज परिषद में जो प्रयास किए, उस प्रयास का यह परिणाम था, यह सुफल था कि प्रधानमंत्री ने विशेष निर्देश दिए कि पददलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नामजदगी नहीं। साउथबरो समिति से लेकर तो वाया साइमन कमीशन से गोलमेज परिषद तक माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमेशा निरंतर नामजदगी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रतिनिधित्व एक प्रकार का कलंक है। यहाँ पर भी कहा गया है, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि नामजदगी से प्रतिनिधित्व उपयुक्त नहीं किया जा सकता। दलित वर्गों के लिए पृथक मतदान के बारे में सोचा जाए, स्वतंत्र मतदार संघ के बारे में सोचा जाए, सेपरेट इलेक्टोर्स के बारे में। हालांकि इसके संबंध में मतभेद है, फिर भी मतभेद होते हुए भी इस संबंध में अंतिम रूप देने के लिए सोचा जाना जरूरी है, सोचने की आवश्यकता है। तो समिति को क्या निर्देश थे? जनता का प्रतिनिधित्व हो, प्रत्येक समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिले, पददलित वर्गों के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, मनोनयन नहीं स्वतंत्र मत हो सके तो स्वतंत्र मतदार संघ के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। गोलमेज परिषद की समाप्ति के बाद अत्यंत निराश हताश होकर लौटने वालों में से गांधी जी एक थे। उनका भ्रम निराश हो गया था। भारत से चलते समय शायद उनको लगा था कि मैं कांग्रेस का सारे भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं अपनी बात मनवाने में केवल भारत के प्रतिनिधियों को ही नहीं, ब्रिटिश सरकार को भी राजी करवा लूँगा। मगर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में वह किसी को भी राजी नहीं कर पाए और बड़े निराश और मायूस होकर वह भारत लौटे। यहाँ पर उनके स्वागत के लिए भी कोई नहीं था। उन्हें आशंका थी वह पूर्वग्रह दूषित मानसिकता से ग्रस्त थे। उन्हें आशंका थी कि उनके विरोध के बावजूद भी पददलितों को पृथक मतदार संघ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र या सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाने की संभावना है, आशंका है। अभी अवार्ड नहीं दिया था, प्रधानमंत्री ने अवार्ड नहीं घोषित किया था, फिर भी इनको आशंका थी कि ऐसा होने की संभावना है। इसीलिए उन्होंने भारत मंत्री सर सैमुअल होर, भारत मंत्री के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले व्याख्यान में आपको,
भारत मंत्री सर सैमुअल होर को गांधी जी ने एक पत्र लिखा 11 मार्च 1932 को। एक पत्र लिखा, सिर्फ आशंका थी, क्योंकि अवार्ड तो घोषित नहीं हुआ था ना, सिर्फ आशंका थी और उस आशंका से चलते गांधी जी ने पत्र लिखा। गोलमेज सम्मेलन से मात खाकर लौटने वालों में श्री गांधी पहले व्यक्ति थे। मात खाकर, वहाँ जहाँ पर उनके आलोचकों के अतिरिक्त गांधी का कोई भी अंधभक्त नहीं था। सम्मेलन में सारे ही प्रतिनिधि थे, विद्वान लोग थे, गांधी का अंधभक्त कोई नहीं था, वो तो सारे भारत में छूट गए थे। ऐसी स्थिति में गांधी जी निराश हताश होकर लौटे। उन्हें आशंका थी कि उनके प्राणों की बाजी लगाने की धमकी देने के बावजूद कहीं अस्पृश्यों की मांगों को मान न लिया जाए। प्रधानमंत्री को उन्होंने पंच बनाया था, प्रधानमंत्री का अवार्ड मान्य करने पर उन्होंने सिग्नेचर दे दी। उनके निर्णय के बहुत पहले निर्णय की प्रतीक्षा थी, परंतु निर्णय से पहले ही उन्होंने 11 मार्च 1932 को भारत मंत्री सैमुअल होर को एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या कहते हैं गांधी जी? मैंने कहा था यदि पद दलितों को पृथक मतदान स्वीकार किया जाता है तो मैं अपनी प्राणों की बाजी लगाकर उसका विरोध करूंगा। बार बार गांधी जी धमकी दे रहे हैं, अनशन की धमकी दे रहे हैं। अभी आया ही नहीं निर्णय, भैंस पानी में है और ये बाहर बैठकर मोल भाव कर रहे हैं। भैंस पानी में है, बाहर बैठकर मोल भाव। अभी निर्णय आया ही नहीं, अवार्ड आया ही नहीं, मगर कह रहे हैं आशंकाग्रस्त है। आशंका, अब आशंकित मन की कोई दवाई थोड़ी होती है ना। उन्होंने फिर दोहराया कि मैं यदि पद दलित वर्गों को यदि स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाते हैं तो मैं अपने प्राणों का मोल देकर भी उसका विरोध करूंगा। देखिए क्या कहते गांधी, मुझे अन्य ऐतराज़ों को दोहराने की आवश्यकता नहीं। मुस्लिमों को क्या मिलता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सिखों को क्या मिलता है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। क्रिश्चियनों को क्या मिलता है, उससे भी मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ पद दलितों के अधिकारों का विरोध कर रहा हूँ। मैं तो आपत्ति तो केवल दलित वर्गों के पृथक मतदान व्यवस्था स्वीकार करने पर है। यदि प्रधानमंत्री दलित वर्गों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था स्वीकार करते हैं तो उसको मेरा विरोध होगा। उसके लिए कहते हैं, मेरा दावा है कि शुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी समझा जाए, परंतु पृथक मतदान से उनकी जो हानि होगी उसको समझते हुए यह सोचना होगा कि सवर्ण हिंदुओं के बीच कितना फंसे हुए हैं और सवर्ण हिंदुओं पर कितने निर्भर है। जहाँ तक हिंदू धर्म का संबंध है उनके लिए पृथक मतदान समाज में अंग भंग के समान होगा। बार बार धमकी दे रहे हैं, इस बार अलग प्रकार की धमकी है। वो कहते हैं कि पद दलित वर्ग सवर्णों से घिरे हुए हैं, हर जगह अल्पसंख्यक है। यदि इस स्थिति में उन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाते हैं तो हिंदू धर्म का अंग भंग करने समान यह स्थिति होगी। और सवर्ण पद दलित वर्गों पर कौन से जुल्म ढाएंगे मालूम नहीं, इसकी कल्पना भी हम कर नहीं सकते। फिर धमकी, पहले अपने अनशन की धमकी, सवर्णों के जुल्म ढाने की धमकी, अत्याचार की धमकी। चाहते हो, गांधी जी बड़े अजीब सा व्यक्ति थे, राजनीति में बड़े अजीब से व्यक्तिमत्व के धनी थे गांधी जी। वो क्या कहते हैं, पद दलितों का प्रश्न मेरे लिए केवल राजनीतिक नहीं है। मेरे लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, गांधी जी के लिए यह केवल राजनीतिक प्रश्न नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु गांधी जी कहते हैं यह प्रश्न मेरे लिए नैतिक और धार्मिक है। कैसी विडंबना है। कल तक सारा भारत पद दलितों के प्रश्न को सामाजिक प्रश्न कह रहा था, जब बाबा साहब मुझे राजनीतिक प्रश्न कह रहे थे। कल तक
जिस सामाजिक प्रश्न, आज गांधी उसे व्यक्तिगत तौर पर, भारत के स्तर पर नहीं, कांग्रेस के भी स्तर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर उसे नैतिक और धार्मिक प्रश्न बनाते हैं। और जहाँ तक हिंदू धर्म का संबंध है और नैतिक और धार्मिक पक्ष के सामने मैं राजनीतिक प्रश्न को कोई महत्व नहीं देता। यदि सरकार पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्णय लेती है तो मैं आमरण अनशन करूँगा। फिर से धमकी दी है, अभी आया ही नहीं निर्णय बहस पानी में, मगर धमकी शुरू हो गई है। और यह मेरी आत्मा की पुकार है। पहले नैतिकता आई, फिर धर्म आया, अब आत्मा भी आ गया। कहाँ बसता था आत्मा मालूम नहीं, आत्मा भी आ गया। मेरे आत्मा की पुकार है और इसकी अवहेलना, इसके प्रति उदासीनता मैं रख नहीं सकता। मुझे कुछ भी हो, मेरे आत्मा की आवाज़ सुननी ही पड़ेगी, मैं अनसुनी नहीं कर सकता। भारत मंत्री सैमुअल होर को जवाब देना जरूरी था, गांधी जी का पत्र है, तो भारत मंत्री सैमुअल होर ने इसका जवाब इस प्रकार से दिया। माननीय गांधी जी, आपके पत्र को मैं उत्तर दे रहा हूँ। पददलित वर्गों के पृथक मतदान के प्रश्न पर आपके मनोभाव को मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। बड़े औपचारिकता के शिष्टाचार से ये पत्र लिखा गया है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि हम किसी प्रश्न के गुणा व गुण को देखकर ही निर्णय देना चाहते हैं। गुणा व गुणों को देखकर निर्णय लेने के लिए तो समिति बनाएगी, लॉर्ड लोथियन समिति बनाएगी। अभी समिति का निर्णय होना है, सिफारिशें आनी है, प्रधानमंत्री का निर्णय होना है और यह अपने मन की बात, आशंका व्यक्त करें। गुणा व गुण पर हम निर्णय लेंगे, हम अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहते। जैसा कि आपको ज्ञात है, लोथियन समिति अपनी रिपोर्ट देने के लिए अभी दौरा कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट कुछ सप्ताह बाद मिलेगी, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अभी लोथियन कमेटी घूम रही है, दौरा कर रही हैं, लोगों के मनोभाव को जानने का, पढ़ने का प्रयास कर रही हैं और गांधी जी चिंतित हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इससे अधिक कुछ कहने की मुझे ज़रूरत है। जब भी लुथियन समिति का निर्णय आएगा और प्रधानमंत्री का निर्णय आएगा, उसके बाद में हम बाकी की बातें सोच सकते हैं। और इस चक्कर में 4 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री ने अपना निर्णय दिया, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। कब? 4 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री ने अपना निर्णय सुनाया, जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड के बारे में इस प्रकार से बाबा साहब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनचेबल्स में लिखते हैं। भारत के संविधान का निर्माण, कौन सा संविधान? औपनिवेशिक भारत के संविधान का निर्माण अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर निर्णय नहीं होने से रोका नहीं जा सकता और इसीलिए यह प्रक्रिया आरंभ होगी। और अब इस निर्णय के साथ हमने वह प्रक्रिया पूरी कर ली है। अल्पसंख्यकों के कुछ निर्णय ले लिए। इस निर्णय के बारे में जो भी अवार्ड आए हैं उसके बारे में बात करने से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक बात को बड़ी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने यह अवार्ड दिया है, आपके अनुरोध पर दिया है, आपने इस निवेदन पर हस्ताक्षर किए थे, आप बंधे हुए हो मेरे अवार्ड से। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस अवार्ड के बारे में आगे कोई भी विवाद होता है तो ब्रिटिश सरकार उसका एक पक्ष नहीं होगी। हमारे साथ विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका पक्ष नहीं बनना चाहते, हम इसका पक्ष नहीं होंगे। हाँ, यदि उस विवाद से संबंधित दोनों पक्ष यदि कुछ समझौता कर इस अवार्ड में परिवर्तन सूचित करते हैं तो उस परिवर्तन के बारे में सोचा जा सकता है।
गांधी जी किससे लड़ रहे थे? ब्रिटिश शासन से लड़ रहे थे। ब्रिटिश शासन ने क्या कहा? हमने अवार्ड दे दिया है, हमारी ओर से इस समस्या को हम समाप्त मानते हैं, अभी आपको कुछ भी परिवर्तन करना है तो दूसरे पक्ष को पूछना होगा। दूसरा पक्ष, अब इस अवार्ड का दूसरा पक्ष कौन सा है? एक तो गांधी है, कांग्रेस है, दूसरा पक्ष कौन सा है? पद दलितों का पक्ष। पद दलितों का पक्ष मतलब कौन? मतलब माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बाबा साहब बड़े इससे लिखते हैं, बाबा साहब लिखते हैं व्हाट कांग्रेस एंड गांधी आर डूइंग टू अनटचेबल्स। मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ वो सारा विस्तार से व्हाट कांग्रेस एंड गांधी आर डूइंग टू अनटचेबल्स में लिखा हुआ है, और यह किताब का अनुवाद हिंदी में भी अवेलेबल है और मराठी में भी अवेलेबल है। तो बाबा साहब कहते हैं, माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि गोलमेज परिषद ने, गांधी जी ने मेरे नेतृत्व को चैलेंज किया था। कह रहे थे कि मैं ही पद दलितों का भी नेता हूँ। गांधी की और अम्बेडकर को मैं नेता मानता नहीं। आज जब अवार्ड आया तब गांधी ये दावा नहीं कर सकते कि मैं पद दलितों का भी नेता हूँ, नहीं कर सकते। अब बातचीत करने के लिए कांग्रेस और गांधी को मेरे पास आना पड़ेगा, और इस प्रकार उन्होंने मेरे नेतृत्व को मान्यता देने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। यह काल की विडंबना है, ये इतिहास की विडंबना है। कल की बात है कि मुझे नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज यदि बात करनी है इसमें तो मुझे नेता मानने के बगैर और मेरे से बातचीत किए बगैर कुछ भी होने वाला नहीं। अवार्ड में क्या मिला हम लोगों को? अवार्ड में हम लोगों को क्या मिला? सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, पहला जब अवार्ड आया हमें मिला सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हमें क्या मिले? सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अर्थ क्या होता है मैं बताऊंगा, मगर उससे भी पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जो बातें प्रस्तापित हो चुकी बाद में, जिसका इतिहास बन गया, वो पहली बात यह कि पहली बार पद दलित वर्गों को हिंदुओं से अलग अल्पसंख्यक माना गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है गोलमेज परिषद के अवार्ड की। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पहली बार पद दलितों को हिंदुओं से अलग, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ होल, वी आर पार्ट अपार्ट। जो इससे साउथ बरो समिति से बाबा साहब बार बार पैरवी कर रहे थे, आखिर में माना गया कि हम अल्पसंख्यक है और पॉलिटिकल अल्पसंख्यक है, और पॉलिटिकल अल्पसंख्यक होने की वजह से अन्य अल्पसंख्यकों को जो अधिकार प्राप्त हैं हमें भी मिलने चाहिए। दूसरा, हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिले। इसका मतलब क्या हुआ पृथक निर्वाचन क्षेत्र का? हमें 2 वोट्स का अधिकार मिला। 2 वोट्स का, 1 वोट से हम अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सकते थे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी तो मिली, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी भी मिले। हम अपने वोट से अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक पृथक सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूट किया जाना था। जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी निर्माण की जानी थी, जिसमें सिर्फ पद दलित वोटर्स होंगे, और पद दलित वोटर्स अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे, अपने प्रतिनिधि के लिए वोट देंगे। और जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग है, ये जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। क्या? यह सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी। और जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी प्रतिनिधि खड़ा होगा जनरल, तो उसको भी मत देने का अधिकार इनको का। तो इसका मतलब है 2 मतों का अधिकार। एक, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मत का अधिकार। दूसरा, सामान्य मतदार क्षेत्र में सामान्य उम्मीदवार को भी चुनने का अधिकार। और साथ ही बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो अधिकार मिलने के बाद भी आज तक शायद ही
हम लोगों ने उसका कभी प्रयोग किया हो। पददलितों को सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में सामान्य उम्मीदवार करके इलेक्शन के लिए खड़े रहने का अधिकार मिला था, जो मुसलमानों को नहीं था। पददलितों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यों का प्रतिनिधि करके खड़े रहने का, हमने आरक्षित स्थान तक अपने आप को सीमित कर दिया। बड़े मेहनत से बाबा साहब ने मिला था, कभी भी हमने जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार से अवार्ड ने हमें क्या दिया? अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया, स्वतंत्र मतदार संघ दिए, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट का अधिकार दिया, सामान्य प्रतिनिधि चुनने के लिए दूसरे वोट का अधिकार दिया, और जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होने का भी अधिकार दिया। और यह व्यवस्था 20 साल तक कायम रहेगी, इस प्रकार का अवार्ड दिया गया। गांधी जी की हालत सोच सकते हैं हम लोग कि जो आशंकाग्रस्त थे उनकी आशंका सही सिद्ध हुई, और गांधी जी की हालत सोच सकते हैं। इसके चलते गांधी जी ने फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। गांधी को एहसास हुआ कि उनके धमकी का असर नहीं हुआ। कौन सी धमकियां दी थी उन्होंने? आमरण अनशन करूंगा, खबरदार यदि पद दलितों को आपने स्वतंत्र मतदार संघ दिए तो मैं आमरण अनशन करूंगा। और पद दलित सवर्णों के बीच रहते हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि पद दलित मुसलमान होते हैं, मुझे कोई दुख नहीं होगा, पद दलित क्रिश्चियन होते हैं, मुझे कोई दुख नहीं होगा, परंतु यदि पद दलित हिंदू रहते हुए उन्हें स्वतंत्र मतदार संघ दिया जाता है तो मैं आमरण अनशन करूंगा और उसका विरोध करूंगा। इतनी धमकी देने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की। उन्हें इसकी भी परवाह नहीं कि प्रधानमंत्री से पंच निर्णय करने की मांग पर उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। नैतिकता का दावा करते हैं गांधी, धार्मिकता का दावा करते हैं गांधी, अंतरात्मा की आवाज़ का दावा करने वाले गांधी स्वयं निवेदन पर किए हुए अपने हस्ताक्षर भूल गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उन्हें सूचित करना चाहता है कि आपका यह अनशन अनैतिक है। इससे क्या बताना चाहते हैं बाबा साहब भी? आपका मिस्टर गांधी, आपका जो अनशन है यह अनैतिक है, क्योंकि पंच निर्णय पर मान्य करने के लिए आपने हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री के किए कराए पर पानी फेरना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री के किए कराए पर नहीं, बाबा साहब ने 1919 से जो प्रयास कर प्राप्त किए उस पर पानी फेरने का प्रयास। गांधी जी जैसा पद दलितों के लिए दुष्ट व्यक्ति शायद भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में और दूसरा कोई नहीं होगा, जिन्होंने बाबा साहब ने बहुत कठिन प्रयासों से जो प्राप्त किया वह छीनने के प्रयास कर रहे थे गांधी। बाबा साहब ने गांधी जी को तो कुछ भी नहीं मांगा ना, गांधी जी को क्या मांगा डॉक्टर आम्बेडकर ने, परंतु जो मिला, जो उन्होंने प्राप्त किया अपने कठोर परिश्रम से, वह भी छीनने के प्रयास गांधी जी कर रहे थे। और इसके चलते उन्होंने 18 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री के पत्र में गांधी फिर से अपनी धमकी दोहराते हैं। कहते हैं, मैं आपके निर्णय के विरोध में अपने प्राणों का बलिदान दूंगा। बाबा साहब कभी कभी बड़े दुख से व्हाट कांग्रेस एंड गांधी में कहते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए गांधी ने आमरण उपोषण नहीं किया। आप देख लीजिए स्वतंत्रता का संग्राम, देश की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन कभी भी नहीं किया, परंतु पद दलितों के मिले हुए हक छीनने के लिए गांधी जी ने आमरण उपोषण करूंगा यह फिर से धमकी दे दी। मैं आमरण अनशन करने के अतिरिक्त मेरे पास कोई और चारा नहीं है। यह अनशन तभी टूटेगा जब ब्रिटिश सरकार स्वयं कोई प्रस्ताव करेगी या लोकमत में दबाव में आकर फैसले पर पुनर्विचार करेगी। ब्रिटिश सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हमारा निर्णय हमारी ओर से अंतिम है, हम किसी भी विवाद में पक्ष नहीं बनना चाहते। फिर भी खींच तान कर गांधी ब्रिटिश सरकार को खींच कर लाना चाहते हैं कि आपको निर्णय बदलना है। मैं
डॉक्टर आम्बेडकर के पास नहीं जाऊंगा, कांग्रेस आम्बेडकर के पास नहीं जाएगी। आपको निर्णय बदलना है, या तो फिर मैं जनता को आह्वान करूंगा कि वह आपको निर्णय बदलने के लिए मजबूर करे। ये धमकी पर धमकी जारी। और फिर गांधी घोषित करते हैं कि 20 सितंबर को दोपहर से मैं अनशन आरंभ करूंगा। मुझे खेद है मैंने इस प्रकार का दुखद निर्णय लिया, परंतु इसके सिवा मेरे पास अन्य कोई चारा नहीं है, अन्य कोई चारा नहीं है। सुन लीजिए, भारत के लोग, विशेष तौर पर पददलित लोग, विशेष तौर पर आम्बेडकर को मानने वाले पददलित लोग, और विशेष तौर पर वह भी आज भी अपने आप को हरिजन कहलाने वाले गांधी जी के भक्त लोग, यह सुने कि पददलित वर्गों के प्रति गांधी जी का रवैया क्या था। और इसीलिए गांधी जी की पददलितों के प्रति राजनीति को हम सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं। शायद ब्राह्मणों ने भी पददलितों पर इतना बड़ा अत्याचार करने का साहस नहीं किया जितना बड़ा अत्याचार गांधी करने जा रहे थे। प्रधानमंत्री का उत्तर 8 दिसंबर 1932। प्रधानमंत्री अपने पत्र में लिखते, क्या करें, लिखना पड़ता है, लिखते हैं, मुझे आपका पत्र मिला, पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ और अफसोस भी। आश्चर्य हुआ और अफसोस भी। क्यों? नैतिकता का दावा करने वाले गांधी अपने ही लिखित शब्दों का आदर नहीं कर रहे हैं, इसका अफसोस है। गांधी जी ने आमरण अनशन का निर्णय लिया, इसका अफसोस नहीं है। नैतिकता का दावा करने वाले गांधी अपने ही वचन का आदर नहीं करते, इसका मुझे अफसोस है। हमने सदैव यही समझा कि आप पददलित वर्गों को हिंदू समाज में स्थायी रूप से अलग करने का डटकर विरोध कर रहे हैं। हाँ, हमने क्या समझा आपके निर्णय को, कि आप नहीं चाहते कि पददलित वर्ग हिंदू समाज से अलग हो। हम भी नहीं चाहते। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि पददलित वर्ग यह हिंदू समाज से अलग हो, और इसीलिए ये अवार्ड है जो पददलित वर्ग को हिंदू समाज से जोड़ने वाला अवार्ड है। बड़े सुंदर तर्क दिया है प्रधानमंत्री ने। क्या कहते हैं, इस अवार्ड के माध्यम से पृथक निर्वाचन क्षेत्र से पददलित वर्ग हिंदुओं से अलग नहीं होंगे, वो जुड़ जाएंगे। इससे 2 लाभ होंगे। पहला लाभ तो यह होगा कि पददलित वर्गों को अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार मिलेगा, ये बात सही है, परंतु साथ में वो जुड़ जाएंगे क्योंकि दूसरे मत का उनको जो अधिकार है वो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मत देने का हक है। तो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी हिंदू खड़ा होगा उसको पददलित वर्गों के पास जाना पड़ेगा मत मांगने के लिए। पददलित वर्ग के पास जाना पड़ेगा मत मांगने के लिए और उसको मत देना पड़ेगा, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भले ही निर्णायक न हो, परंतु जब तक सवर्णों का उम्मीदवार पददलित वर्गों के वोट के लिए उनके पास नहीं जाएगा तब तक वो चुनकर नहीं आने वाला है और इसलिए जाना पड़ेगा। टूटे कहाँ हैं, वो तो जुड़ने की प्रक्रिया है। जोड़ रहे गांधी जी, आप समझ लीजिए, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए आप स्वतंत्र मतदार संघ जो छीनना चाहते हैं वो सद्भावना से नहीं, आप हिंदू धर्म को भी जोड़ना नहीं चाहते, आप पददलित वर्गों के हक छीनना चाहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, मगर उसका अर्थ यही है। और सवर्ण मतदाता दलित उम्मीदवार के पास जाएंगे और इससे वह जुड़े रहेंगे। मतदान की करने की योग्यता रखने वाला कोई भी दलित वर्ग का सदस्य सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान कर सकता है। आप तो बस दलितों को जो सदियों से, बाबा साहब ने नहीं कहा, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहते हैं, आप तो बस दलितों को जो सदियों से आज तक सामाजिक शिकंजे में जकड़े हुए हैं अपने मनपसंद के ऐसे प्रतिनिधि को चुनने से रोकना चाहते हैं।
क्या कहता है, आप क्या चाहते हैं गांधी जी? आप हिंदू धर्म को जोड़ना नहीं चाहते, पद दलितों को हिंदू धर्म से जोड़ना नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं? पद दलितों को अपने मतों से अपना प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो छीनना चाहते हैं आप। हजारों सालों से समाज व्यवस्था में पीड़ित जो लोग हैं, आज उनको अवसर मिल रहा है कि अपना प्रतिनिधि चुने, जो विधानसभा में जाएगा और उनकी ओर से आवाज़ उठाएगा। वही हक आप छीनना चाहते हो। मैं इन नितांत निष्पक्ष और सुविचारित प्रस्तावों के संदर्भ में आपके द्वारा लिए गए निर्णय को मैं उचित नहीं समझता। अवार्ड योग्य हैं, उचित हैं, हिंदू धर्म के लिए भी और पद दलित वर्गों के लिए भी। इसलिए मैं आपका प्रस्ताव उचित नहीं समझता। मैं यही समझता हूँ कि आपने वास्तविक तथ्यों से भयभीत होकर यह निर्णय लिया है। भयभीत हो गए हैं आप कि कहीं इन्हें स्वतंत्र मतदार संघ से ये कहाँ चले जाएंगे और ये क्या होगा, हिंदू धर्म का क्या होगा। आप भयभीत हो गए हैं। सरकार अपने फैसले पर दृढ़ है, सरकार नहीं बदलेगी। यदि आप बदलना चाहते हैं तो आपको पद दलित वर्गों के पास जाना पड़ेगा। मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं इसको बदलने वाला नहीं हूँ। आपको पद दलित वर्गों के पास जाना पड़ेगा। इस स्थिति में जब ब्रिटिश सरकार झुकने को तैयार नहीं है, गांधी जी के अनशन की धमकी की बात थी, इस स्थिति में 20 सितंबर को गांधी जी ने अनशन आरंभ किया और अब माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं वो इस सिचुएशन के बारे में। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अस्पृश्यों के पृथक मतदान के विरुद्ध आमरण अनशन आरंभ किया। यद्यपि गांधी ने आमरण, बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा तो की थी, परंतु वो मरना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि कोई ना कोई मुझे बचा लेगा। वो मरना नहीं चाहते थे। वो तो दीर्घायु की कामना करते थे। बाबा साहब कहते हैं अनशन से समस्या उत्पन्न हो गई। किसके लिए? माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए। समस्या थी कि श्री गांधी के प्राण कैसे बचाए जाए, क्योंकि सारी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। उनके प्राण बचाने के लिए केवल एक ही उपाय था और वह था सांप्रदायिक पंचायत को रद्द कर दिया जाए, जिसके बारे में श्री गांधी जी कहते थे कि उनकी आत्मा को हिला दिया है। अवार्ड को कैंसिल। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल इसे वापस नहीं लेगा। चूँकि गोलमेज परिषद सम्मेलन में दलित का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला था, इसलिए यह मान लिया गया कि अस्पृश्यों की सहमति मेरे उसमें शामिल हुए बिना मान्य नहीं होगी। अब कौन बात करेगा पद दलित वर्ग की ओर से? मेरे सिवा और कौन है? मेरे सिवा और कोई बात नहीं होगा और कांग्रेस को यह बात माननी पड़ेगी। आश्चर्य की बात यह है कि भारत के अस्पृश्यों के प्रतिनिधि और नेता के रूप में मेरी स्थिति पर कांग्रेसियों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था, वरन उसे वास्तविक रूप में स्वीकार किया गया। स्वभावतः उनकी आंखें मेरी ओर लगी थी, जैसे मैं इस नाटक का खलनायक हूँ, क्योंकि मैं गांधी के प्राण हरना चाहता हूँ। गांधी अपने दुराग्रह से अपने प्राण देने पर तुले हुए हैं। ये बाबा साहब कहते हैं, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि मैं बड़ी जटिल समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई थी। एक तरफ मानवता के नाते गांधी जी के प्राण बचाने हैं और दूसरी तरफ इतने प्रयासों से प्राप्त मेरे अपने लोगों के हक बचाने हैं। दोनों में से क्या चुनना है मेरे लिए बड़े कठिन समस्या थी, परंतु मानवता के नाते मैंने गांधी जी के प्राण बचाने का निर्णय लिया। मानवता के नाते मैंने गांधी जी के प्राण बचाने का निर्णय लिया और परिणाम पुनः करार हुआ। और पुनः करार में क्या मिला हम लोगों को? क्या खोया हम लोगों ने क्या खोया? हमने स्वतंत्र मतदार संघ खो दिए।
हमने दो मतों का अधिकार खो दिया, दो मतों का अधिकार नहीं खोया, दो मतों का अधिकार कायम रहा, परंतु अपने मतों से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हमने खो दिया। अब संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान प्राप्त हो गए। फिर भी दो मतों का अधिकार अब केवल पददलितों को नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो मतों का अधिकार सारे ही लोगों को मिल गया, सामान्य को भी, और प्रत्येक मतदार को दो मत मिले, एक पददलितों का प्रतिनिधि चुनने के लिए और दूसरा सामान्य प्रतिनिधि चुनने के लिए। और इन दोनों मतों का अधिकार था। और इसका अर्थ ये हुआ कि पददलितों का प्रतिनिधि को भी सामान्य मतदार वोटिंग करेंगे और चुनकर आने वाला प्रतिनिधि पददलितों का प्रतिनिधि कहलाएगा, जो सामान्य मतदारों के वोटों से चुनकर आएगा। आज तक हम भुगत रहे हैं। याद रहे 1952 के चुनाव में इसी संयुक्त मतदार संघ के चलते संविधान निर्माता को मुंबई लोकसभा से हारना पड़ा। इसी के चलते संविधान निर्माता को भंडारा में उपचुनाव में लोकसभा के हारना पड़ा। हमने जो खोया उसका मोल बाबा साहब ने ही अपने जीवन में चुकाया। गांधी जी बेईमान हुए, कांग्रेस बेईमान हुई, हमें अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित किया गया और सवर्णों को, बहुसंख्यकों को जो उम्मीदवार चाहिए था वह उम्मीदवार चुनने की आज़ादी उनको मिली। कल तक चुनकर आने वाला कांग्रेस के गोदी में जाकर बैठता था या कांग्रेस का गोद लिया हुआ प्रतिनिधि चुनकर आता था। आज स्थिति बदल गई है। आज चुनकर आने वाला भाजपा के गोद में जाकर बैठता है या भाजपा का गोद लिया हुआ उम्मीदवार चुनकर आता है। बाबा साहब को मानने वाला उम्मीदवार चुनकर नहीं आता। आठवले भी चुनकर नहीं आ सके तो गोदी में जाकर बैठ गए। आठवले भी चुनकर नहीं आ सके, गोदी में जाकर बैठ गए। जो किसी के भी गोदी में जाकर नहीं बैठना चाहता, जो बाबा साहब को अपना बाप मानता है, वो उम्मीदवार चुनकर नहीं आता। 1952 से लेकर तो आज तक का इतिहास है। कुछ गैप्स छोड़कर संयुक्त महाराष्ट्र समिति के आंदोलन में कुछ लोग चुनकर आए, जरूर आए, कभी कभी कुछ लोग चुनकर आते थे जरूर, परंतु प्राय ये देखा गया है कि बाबा साहब को बाप मानने वाले कभी भी चुनकर नहीं आ सके। हाँ, एक बात जरूर हुई कि स्वतंत्र मतदार संघ के चलते केवल 78 सीटें मिली थी सारे भारत में, और इस अवार्ड के चलते 148 सीटें प्राप्त हुई, 148 सीटें दी गई। तो इस प्रकार से हमने क्या खोया इस अवार्ड के चलते? हमने अपना प्रतिनिधि अपने मतों से चुनने का अधिकार खो दिया। और वो किसको प्राप्त हुआ? वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, संयुक्त मतदार संघ में जो बहुसंख्यक मतदार है, वह अभी हमारे लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, कल तक चुनकर आने वाले ये तो कांग्रेस के गोद लिए होते थे या कांग्रेस के गोदी में जाकर बैठने वाले होते थे। आज चुनकर आने वाले भाजपा के गोद लिए होते हैं या भाजपा के गोद में जाकर बैठने वाले आते हैं। बाबा साहब को बाप मानने वाला उम्मीदवार अभी चुनकर आने की संभावना नहीं। बाबा साहब ने इसको दुरुस्त करने के प्रयास किए संविधान सभा में वगैरह वगैरह वगैरह, मगर स्वतंत्र मतदार संघ में बाबा साहब भी संयुक्त मतदार संघ को कन्वर्ट नहीं कर पाए। उनके जीते जी उनका पराजय हुआ। 1952 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए, 1954 के भंडारा के उपचुनाव में वो हार गए। गांधी जी का पाप है ये। गांधी जी ने यह पाप किया जो हमने इतने मेहनत से बाबा साहब ने हमारे लिए कमाया था, वो खोना पड़ा मानवता के नाते। बाबा साहब ने मानवता की दुआई देकर गांधी जी के प्राण बचाए, बदले में आज तक हम उसकी कीमत चुकाते आ रहे हैं जो कभी भी जिसकी पूर्ति नहीं हुई। बाबा साहब कहते हैं, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स में कहते हैं कि हिंदुओं को यह करार पसंद नहीं था, हिंदुओं को तो पतंजलि को कुछ भी देना पसंद नहीं था। अब तो आरक्षित स्थान दिए गए,
संयुक्त मतदार संघ के माध्यम हिंदू पद दलितों को कुछ भी देना नहीं चाहते थे। हिंदुओं ने पद दलितों को कभी भी पृथक पॉलिटिकल माइनॉरिटी माना ही नहीं, आज भी नहीं मानते शायद। पृथक पॉलिटिकल माइनॉरिटी माना नहीं। बाबा साहब ने प्रस्तापित किया कि हम पॉलिटिकल माइनॉरिटी हैं और इसीलिए अन्य माइनॉरिटीज़ को जो हक प्राप्त होते हैं वो हमें भी मिलने चाहिए, परंतु हिंदुओं ने नहीं माना। परंतु गांधी जी के प्राण बचाने की मजबूरी थी, इसीलिए संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान मान्य करने पड़े। हिंदू बिल्कुल खुश नहीं थे। शायद कुछ हिंदू तो ऐसे भी सोच रहे होंगे तो मर जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, मर जाने देना था। ऐसे भी हिंदू थे कुछ कि मर जाने देना था, क्या फ़र्क पड़ता। परंतु बाबा साहब ने व्यापक मानवता की दृष्टि से उनके प्राण बचाए। हिंदुओं को पसंद नहीं था, पद दलितों के विरुद्ध था, फिर भी दोनों पक्षों ने उसको मान्य किया। पुनः करार कैसा है? बाबा साहब के एक वाक्य में कहना है, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के एक सेंटेंस में यदि कहना है तो यह कहा जाएगा, हिंदुओं को मान्य नहीं था, पद दलितों के विरुद्ध था, फिर भी दोनों पक्षों ने इस करार को मान्यता दी और यह करार 1935 में भारत का जो संविधान बना, भारत का संविधान नहीं कहा जाता परंतु था वो संविधान, भारत का संविधान के बजाय उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935, उस कानून में, उस संविधान में पद दलितों के यह अधिकारों का समावेश हुआ और ऐतिहासिक परंपरा के चलते वह संविधान में आए। वह आरक्षण आने संयुक्त मतदार संघ और जॉइंट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्व सीट्स संविधान में आए। ये इसका इतिहास है और इसे हम कहते हैं स्वतंत्र मतदार संघ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाम संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान, या आम्बेडकर बनाम गांधी। यहाँ पर इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। फिर अगले रविवार दिनांक 29 नवंबर 2020 को मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।